सबसे पहले मैं भी गीतांजलि को बहुत बहुत मुबारक देना चाहती हूँ। हालांकि जैसे प्रतीक्षा ने कहा वो बहुत रिलक्टेंट हैं उसको रिसीव करने में, लेकिन फिर भी तहे दिल से मुबारकबाद। शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। गीतांजलि की किताब मैंने कल ही रात को पढ़कर ख़त्म करी। मैं बात यहीं से शुरू करना चाहती हूँ और अभी भी मैं उस किताब के असर में हूँ। आज दोपहर को यूं ही सोच रही थी कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्योंकि उस किताब का ऐश्वर्य जो है वो चंद बातों में समा ही नहीं सकता। आप उसको एक कंपोजिट ढंग से बोलकर ख़त्म कर ही नहीं सकते। इसीलिए मैंने सोचा कि आंख बंद करके ये सारी जीवंत और चाक्षुष दृश्यों को याद करने लगी। और जब मैं उठी दोपहर को तो मेरे अंदर से कबीर बोले, उसे मैं पढ़ देती हूँ। इस घट अंतर बाग बगीचे इसी में सिरजनहारा, अंतर 7 समुंदर इसी में 9 लाख तारा। उसके तुरंत बाद, कबीर के तुरंत बाद बुल्ले शाह आ गए और उन्होंने मुझसे कहा, बुल्ला की जाना मैं कौन। हम सबसे ये बातें होती रहती है, हम सब कबीर को पढ़ते हैं, हम सब बुल्ले शाह को सुनते हैं, लेकिन यही दोनों क्यों आए मेरे पास। किताब का असर ऐसा ही सूफियाना था। सूफियानी बात यहाँ पर कहीं किसी पोस्टर में लिखी भी गई है और गीतांजलि कहती है कि सूफियाना यानी अहमकाना, लेकिन फिर भी सूफियाना। कितना प्यारा है ये सूफियाना। जब हम आगे बढ़ते जाते हैं और मैं पूरे उपन्यास को रिकलेक्ट करती हूँ तो मुझे सारा फलसफा उपन्यास का इन्हीं 2 बातों में, कबीर की इस वाणी में और बुल्ले शाह की इस बात में समाया नजर आता है। बाद में गीतांजलि से ज़रूर चर्चा करूँगी कि मैं ठीक थी या नहीं, लेकिन मेरे हर किताब के साथ हर व्यक्ति पढ़ने वाला अपने ढंग से उसको लेकर जीता है, अपनी यात्रा करता है। मैंने भी एक यात्रा की। सबसे पहले जब मैंने देखा तो मैंने ये जानना चाहा कि जब कबीर कह रहे हैं कि सब कुछ भीतर ही है, तो गीतांजलि उसे अपने भीतर पूरे समाज को, पूरे स्पेस को आत्मसात करके बोल रही हैं, लिख रही हैं, या बाहर कहीं बैठ गई हैं एक पर्यवेक्षक की तरह और इन सारे किरदारों को, इन सारी घटनाओं को मज़े ले लेकर एक सृजनहार बनकर रच रही हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डायनेमिक्स था जिसके ऊपर मुझे और बात करने का मन है आगे जाकर। अब आते हैं किरदारों पर। किरदारों के बारे में अभी डेजी ने भी कहा, एनी ने भी कहा, अंश भी पढ़े गए। किरदार अनूठे हैं, इस सेंस में अनूठे नहीं है कि वो असाधारण ढंग से रचे गए हैं। वे बेहद साधारण मध्यम वर्गीय किरदार हैं, सारे के सारे। शुरुआत ही जब होती है और एक सरकारी तंत्र की बात होती है, उसका जिक्र होता है, तो हम पाते हैं कि सरकारी तंत्र, सरकारी बंगले और उसके आसपास एक एनवायरनमेंट रचा जाता है और वो नितांत मध्यवर्गीय होते हुए भी कैसे लोक मिथकों को कैसे जोड़ देता है आधुनिकता से और कैसे वो पनपने लगता है और स्टोरी टेलिंग शुरू हो जाती है। जैसे अम्मा जब बीमार होती हैं और वो छड़ी लेकर कहती हैं कल्पतरु। अब कल्पतरु शायद हम लोग के दिमाग से लोप हो जाता है, आर्टिस्ट लोग उसको बहुत बनाते हैं, ट्री ऑफ लाइफ, कल्पतरु। छड़ी कैसे कल्पतरु हो गई, ये मेटाफर कैसा है। फिर आप लोक में जाते हैं, उसकी मिथक की कथा जानते हैं और फिर कहीं ना कहीं वैलिडेशन आते रहता है कि लोक जो है, लोक व्यवहार जो है, लोक कथा जो है, वो जीवन से विलग नहीं हो सकती, वो हमारे जीवन का एसेंस है। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती है और सबसे खूबसूरत बात लगती है, बुल्ले शाह कहते हैं मैं की जाना मैं कौन, तो सारे किरदार उसी भ्रम में लौट रहे हैं कि मैं क्या जानता हूँ। जब धीरे धीरे उद्घाटित होता रहता है कथानक, तब हमें समझ में आता है कि अच्छा ये किरदार ये जान रहा है, अच्छा बड़े अब समझ पा रहे हैं कि वो क्या है। अच्छा, और ख़ास तौर से बेटी, उसको बहुत अस्तित्ववादी संकट, वो समझ ही नहीं पाती कि वो पहले अच्छी थी, उसने जो रिबेल किया था, एक अपने एनवायरनमेंट को छोड़कर कहीं चली गई थी
और अपने शर्तों पे जिंदगी जी रही थी, आज़ादी का कॉस्मेटिक मायने छोड़कर वो वाकई में जी रही थी। तो बेटी को ये संकट लहराता है, बस एक एक जो 80 साल की वृद्धा है उसे समझ में आता है कि वो क्या है, वो जानती है और वो इंतजार करती है। तो पहले खंड में वो सबको नकार देती है। यहाँ पे एक और पोस्टर है जो नहीं वाला, जो मैंने सोचा था उसके बारे में जरूर बात करूंगी। नहीं क्या है? नहीं आपको आज़ादी भी देता है, आपको रिस्क लेने की आज़ादी भी देता है। जब आप किसी को नो बोलते हैं तो आप बहुत चीज़ खोते भी हैं, लेकिन साथ ही एक नई दुनिया में प्रवेश भी करते हैं। तो नहीं के इस कॉन्सेप्ट को वो जीती हैं और आगे बढ़ती हैं, और वो जब नहीं बोलती है तो वो एक दीवार हो जाती है। दीवार का भी बहुत महत्व है इस कहानी में। तो दीवार और पीठ एकम एक हो जाते हैं। कैसे? कि वो रेजोल्यूटली नो बोल रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया कहीं चली जाए और कोई कहीं चला जाए। दूसरी बहुत दिलचस्प चीज है कि जब वो रिबेल करके 80 साल में रिबेल करके अपनी बेटी के साथ रहने के लिए जाती हैं, तो उस खंड की शुरुआत सूरज से होती है, यानी सूरज की किरणें। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन एक मेटाफोरिकल सा सेंस देता है कि बेटी के घर आकर वो खोलती हैं अपने पर, आज़ाद होती हैं और अपने ढंग से एक स्त्री के साथ रहते हुए अपने मन का करने लगती हैं। तभी तीसरी रोजी या रजा, जैसे एनी ने कहा, दो किरदार एक में ही हैं। ये बहुत बड़ा फलसफा लगा मुझे कि जब हम हमेशा इसको अपने मिथक से कनेक्ट करते हैं या वर्ल्ड में किसी भी मिथक से कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा हम कहते हैं कि स्त्री और पुरुष के एलिमेंट्स हर व्यक्ति में मौजूद होते हैं। कब कौन सा किरदार उभर जाए पता नहीं। इस बात की पड़ताल गीतांजलि बहुत बारीकी से इस खंड में करती हैं। और ये एक फेमिनिस्ट उपन्यास नहीं है बोलता हुआ, उद्घोषणा करता हुआ, क्योंकि यहाँ फेमिनिज्म जो है, इस पे मैं ज़रूर बात करना चाहूँगी, इतना इंटरनलाइज्ड हो चुका है सारे कैरेक्टर्स में, यहाँ तक कि लेखक में भी, कि वो उसको एक हवा बनाकर पेश नहीं कर रही हैं। इतना इंटरनलाइज्ड, इतनी भाषा में उसकी रवानगी और तरलता है, वो फेमिनिज्म माँ और बेटी के जीवन का हिस्सा हो जाता है। पड़ताल करने वाली और भी बहुत सारी बातें हैं। और रोजी जो कैरेक्टर है वो भी समाज का अहम हिस्सा होती है, वो LGBTQ कम्युनिटी की होती है और उसकी भी पोजीशन वैसी ही है जैसे बाकी लोगों की, एक स्त्री की, एक पुरुष की, एक उसकी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गीतांजलि आगे बढ़कर प्रकृति को भी अपने साथ जोड़ लेती हैं। और यहाँ मुझे बुद्ध का प्रभाव और जातक कथाओं का प्रभाव भी बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि प्रकृति के तालमेल से एक लाइन वहाँ पर है भी कि पॉल्यूशन की बात हो रही है, एनवायरनमेंट की बात हो रही है। प्रकृति की बात करते करते वहाँ कौओं की मंडली है, ब्लैक बर्ड है, चिड़िया है, ये सारे जानवर मिलकर मीटिंग भी करते हैं। कौआ आके कभी सूचना भी देता है। ये सब जनमानस की बातें, हम बचपन से सुनते आए कि कौआ आज आ गया तो जरूर कुछ होने वाला है, कोई आने वाला है। इस तरह की सूचनाएं भी कौआ देता है और मेटाफोरिकली वो मीटिंग भी करते कि क्या सही है और क्या गलत। और फूल और पत्तियां भी हैं। और उसमें जब ये लोग कहानी ज़्यादा नहीं बतानी चाहिए, नहीं तो मज़ा ख़राब हो जाता है पढ़ने वाले का, लेकिन ये ज़रूर अहम बात है कि जब ये लोग पेशावर जाते हैं, वहाँ पर जाकर जब ये जेल में बंद होते हैं तो वहाँ भी वो फूल खिलाते हैं। तो बेटी भी बोलती है कि तुम क्यों कर रही हो ये सब? तो बोली अरे हम तो मारे जाएंगे, लेकिन फूल को तो अगर हवा पानी दोगी तो ये रहेंगे, फिजाओं में महकते रहेंगे और रहेंगे। तो जो प्रकृति की बात है कि हम हमेशा उसका सृजन करते रहें, चलाते रहें, उसको एक साथ हम मिल के चलें। आज जो बहुत बड़ा एक डिबेट है, एक नैरेटिव है कि हमको प्रकृति के साथ सहमेल करके ही, खासतौर से कोविड के बाद जो बातें आई हैं, और उसके साथ मिलकर चलना है, इस बात को बहुत खूबसूरती से गीतांजलि ने यहाँ पेश किया है। अब एक और बात, कोई कह सकता है कि ये फ्रोजन मेमोरीज की किताब है, शायद गीतांजलि की अपनी अंतर यात्रा की किताब है, लेकिन जब आप किताब पढ़ते हैं तो आप पाते हैं कि मेमोरीज यहाँ तरल भाव से बहती रहती हैं और
उनका कोई, वो ज़रूर एक कालखंड में अवस्थित है, लेकिन उस कालखंड से तालमेल बनाने के लिए, डायलॉग करने के लिए आपके पास स्वामीनाथन भी आ जाते हैं। और स्वामीनाथन आते हैं और उनसे वो चिड़िया परफेक्ट बन ही नहीं रही है, जो अंत में वो बना लेते हैं। इसी तरह भूपेन खक्कर लास्ट तक कोशिश करते रह जाते हैं कि वो कुछ बना लें, कुछ खड़ा कर लें, और लास्ट तक ये डिलेमा, ये डायलॉग चलता रहता है प्रकृति और आर्टिस्ट में। अभी सईदा आपन ने पढ़ा वो हिस्सा जहाँ राइटर्स का जिक्र है। राइटर्स सारे खड़े हैं, वो सारे हमारे कंटेम्प्रेरी राइटर्स हैं। तो जैसे ही कहानी पीछे लौटती है, ये राइटर्स आके बता देते हैं कि देखो हम उनकी संतानें हैं और हम आज भी वैसे ही हैं। मंजूर एहतशाम का जिक्र आता है, जो पार्टीशन पे कितना लिख चुके हैं, और वो जब वाघा बॉर्डर की कहानी पढ़ी जाती है तो उसमें मंजूर जी मतलब झुक के अपनी लंबी काया को झुकाकर बस सलाम कर पाते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं जो कालखंड, जो आप लास्ट में आते हद सरहद। तो अभी रविंद्र जी ने कहा कि हद सरहद सिर्फ एक देश के बंटने की कहानी नहीं है, ये औरतों के बंटने की कहानी है, समाज के बंटने की कहानी है, ये एक नैरेटिव के बनने की कहानी है। और इंटरेस्टिंगली एक लाइन आती है जब बातचीत हो रही होती है, तो उसमें कहते हैं अच्छे दिन कब आएंगे, तो गीतांजलि लिखती है सिर्फ नेता ही अच्छे दिन ला सकते हैं, या नेता ही कह सकते हैं कि अच्छे दिन आएंगे। ये बहुत खूबसूरत बात लगी मुझे, और एकदम कंटेम्प्रेरी डायलॉग लगा। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, और वो जब किरदार सारे या कथानक अपने टाइम का अतिक्रमण करके, मुझे लगता है टाइमलेस, एकदम टाइमलेसनेस इस नैरेटिव में आ जाता है। स्पेस भी कहीं रुका नहीं है। क्यों ये किताब पसंद की जानी चाहिए, क्यों इसका रेजोनेंस एक विश्वव्यापक स्तर पे होना चाहिए? इसलिए कि आज भी हम देख रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, हम देख रहे हैं कि कैसे विस्थापित लोग कितना कुछ अपना छोड़ आते हैं। लेकिन आप कभी कभी इंटरव्यू में देखिए, सब कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे पर छोड़ के नहीं जाएंगे, ये हमारा देश है, यह हमारी जगह है। इसी तरह कहीं भी किसी भी वक्त में कभी भी कोई लड़ाई हुई, कोई युद्ध हुआ, कोई बंटवारा हुआ, लोग वापस जाने को इच्छुक हुए, वो वापस जाना चाहते हैं, वो रिक्लेम करना चाहते हैं अपनी मेमोरीज का। स्पेस का रिक्लेम कर पाएंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन मेमोरीज को रिलिव करना चाहते हैं, मेमोरीज को रिक्लेम करना चाहते हैं। उनको कोई सियासत हमसे छीन नहीं सकती, ये मनुष्य की फितरत है। और इसी में बात करते करते जब टाइमलेसनेस का जिक्र आता है, और ये कहानी कहीं की नहीं, सिर्फ इंडिया की नहीं होती है, भारत की नहीं होती है, पूरे विश्व की बन जाती है, तब मुझे लगता है कि गीतांजलि, इसी बात पर मैं अपनी बात ख़त्म करती हूँ, शायद दोबारा से ये बात कहती हैं कि मैं कैसे रचूं, कैसे रचती हूँ मैं इन चीज़ों को। तो उसका जो हासिल मिलता है, वो फिर कबीर आ जाते हैं मेरे सामने, और वो कहते हैं कि ताने बाने में ही जो दुनिया है वो है। और वो कहते हैं कि कुछ भी, बुल्ले शाह कहते हैं कुछ भी शुद्ध नहीं, कुछ भी अशुद्ध नहीं। गीतांजलि खुद किताब में कहती हैं कि बुद्ध ने मध्यम मार्ग यहीं से लिया होगा, जल समाधि और रेत समाधि के बीच से निकलकर जब उन्हें जिला दिया गया कुछ अन्न का दाना खिला के, तो उन्होंने मध्यम मार्ग को चुना, कोई समाधि नहीं चुनी। और इसी ताने बाने भाषा जो शुरुआत में हो सकता है कौतुक भरी लगे, लेकिन अंत तक जाते जाते वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ द नैरेटिव लगने लगती है, और उसके बिना इस किताब को रचा नहीं जा सकता था। और अंत में कि ये एक सियासती नॉवेल भी है, इसे हम यूं खारिज नहीं कर सकते कि ये रिश्तों की बात कहता है, ये इसकी बात कहता है, ये उसकी बात कहता है। नहीं, जैसे फेमिनिस्ट इंग्रेडिएंट्स इसमें, एलिमेंट्स इसमें एकदम एम्बेडेड फॉर्म में हैं, इसी तरह सियासत पर भी टीका टिप्पणी बहुत सहज भाव से चलती रहती है। और विकास की गाथा की, जिसको कहते हैं छिद्रान्वेषण, भी एक बहुत ही खिलंदड़े अंदाज में
होता रहता है और किताब अपने मुकम्मल जहाँ तक पहुँचती है। बस इतना ही। धन्यवाद।